हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा सेकंड वीडियो है एल आई सी डबल ए इंटरव्यू क्वेश्चंस का। टॉपिक है इसमें फाइनेंशियल सिस्टम एंड मार्केट्स। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने एल आई सी से रिलेटेड 11 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन 20 डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल सिस्टम एंड मार्केट्स आपसे इंटरव्यू में पूछे जाने वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जहाँ पे इंटरव्यू से रिलेटेड सारी पीडीएफ्स और सारी गाइडेंस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के साथ साथ हर क्वेश्चन को लिख के उसके आंसर को लिखकर आप लोग एक बार अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए और मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे मैं आंसर में बोल रहा हूँ, जो मैंने बोला है, जो मैंने लिखा है, कई बार ये मिसमैच होगा क्योंकि मैं लिखे होने के साथ साथ आपको बैकग्राउंड भी बताऊंगा, आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, सो दैट आप क्रॉस क्वेश्चंस को इजीली अवॉइड कर पाए। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट। अगर इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें, है ना, तो इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? फाइनेंशियल सिस्टम का बेसिक एम होता है कि जो बेसिक लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, जो पैसा सेव करते हैं, वहां से पैसा आए और जिन लोगों को पैसे की जरूरत है, लोन चाहिए, फंड्स चाहिए, उन्हें वो पैसा मिल जाए। तो एक फ्रेमवर्क है दैट फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम सेवर्स टू बोरोवर्स, है ना। भारत की वित्तीय प्रणाली वह तंत्र है जो बचतकर्ताओं से उधारकर्ताओं तक धन के प्रवाह को सुनिश्चित करती है। इसका बेनिफिट क्या है? इट सपोर्ट्स कैपिटल फॉर्मेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अगर बात करें, सॉरी, फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, मार्केट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं और सर्विसेज हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, एनबीएफसीज हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गए, जो कि सेविंग्स को मोबिलाइज करते हैं और क्रेडिट देते हैं। फाइनेंशियल मार्केट जैसे मनी मार्केट है या कैपिटल मार्केट है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं। और फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो इन तीनों चीज़ों को आपस में जोड़ती हैं या इन तीनों चीज़ों के लिए हम सर्विसेज यूज़ करते हैं, जैसे रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज हो गई, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी हो गई, अंडर राइटिंग हो गया या पेमेंट सिस्टम्स हो गए। तो ये चार कंपोनेंट्स हैं हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के: फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मार्केट्स, इंस्ट्रूमेंट्स और सर्विसेज। हिंदी में वित्तीय संस्थान, वित्तीय बाजार, वित्तीय साधन और वित्तीय सेवाएं। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने 11 क्वेश्चंस करे थे, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। इंटरव्यू में चाहे इंश्योरेंस का हो चाहे बैंकिंग का हो, आपसे सवाल पूछा जा सकता है मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, और बेसिक आरबीआई रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। मनी मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट वो होता है जो शॉर्ट टर्म फंड्स के साथ डील करता है अप टू 1 ईयर तक, है ना, और लिक्विडिटी मैनेजमेंट पे फोकस करता है। जैसे ट्रेजरी बिल्स हैं, कॉमर्शियल पेपर्स हैं, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स हैं, कॉल मनी है, ये सब हमारे मनी मार्केट हैं। लिक्विडिटी मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं, लो रिस्क होते हैं और मेनली रेगुलेटेड बाय आरबीआई। ठीक है, मेनली शब्द का है कि मेन जो रेगुलेटर है मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स का, वो आरबीआई होता है। कैपिटल मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स के साथ डील करता है जिनकी टेन्योर 1 साल से ज्यादा होता है। अब क्योंकि मनी मार्केट हमारा लिक्विडिटी पे फोकस कर रहा था, लिक्विडिटी होती है जो आपकी इमीडिएट नीड्स होती हैं, बट आप जब लंबे टाइम के लिए पैसा जोड़ते हो तो उसे कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। कैपिटल मार्केट सपोर्ट्स कैपिटल फॉर्मेशन। इसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं। इनके अंदर रिस्क ज्यादा होता है और इनका रेगुलेशन सेबी के पास में होता है। और ये इंश्योरेंस कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके रखती हैं। ठीक है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिफरेंस: मनी मार्केट हमारा शॉर्ट टर्म है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म है। मनी मार्केट अप टू 1 ईयर, कैपिटल मार्केट मोर देन 1 ईयर। मनी मार्केट का फोकस होता है लिक्विडिटी मैनेजमेंट और कैपिटल मार्केट सपोर्ट करता है कैपिटल फॉर्मेशन को। मनी मार्केट का प्राइमरी रेगुलेटर आरबीआई है और कैपिटल मार्केट का प्राइमरी रेगुलेटर सेबी है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स। तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होते हैं? प्राइमरी मार्केट्स वो होते हैं जहां पे कोई नई सिक्योरिटी इशू होती है, चाहे कंपनी के तरह कोई शेयर्स आ रहे हो या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हो। जैसे एक कॉमन टर्म होता है इसका आईपीओ। ठीक है, आईपीओ में क्या होता है, जैसे आप अगर नेट पर देखेंगे, आप पढ़ेंगे, एलआईसी की आपने तैयारी करी है, एलआईसी का भी आईपीओ आया था। तो कोई भी कंपनी जब पहली बार पब्लिक से पैसा उठाती है तो कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में लॉन्च करती है। शेयर्स का एग्जांपल लेकर हम लोग चलेंगे। ठीक है, शेयर्स मार्केट में लॉन्च करती है। शेयर मार्केट में लॉन्च करेगी तो कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेच रही है
और लोग उस हिस्सेदारी को खरीद रहे हैं, उससे क्या होगा, उससे कंपनी फ्रेश कैपिटल रेज करेगी। मतलब जो ट्रांजैक्शन हुआ सीधे कंपनी और बायर्स के बीच में हुआ। अब मान लेते हैं कि किसी कंपनी ने शेयर लॉन्च करे, उसका आईपीओ आया और आपने खरीद लिए। आपने जो पैसा खर्च करा वो कंपनी के पास चला गया। अब आप उन शेयर्स को किसी और को बेचते हो। मान लेते हैं आपने मेरे को बेच दिए, मैंने पैसे दिए, वो पैसे आपको मिल गए। क्या जो मैंने पैसे दिए जो आपको मिले, क्या वो कंपनी के पास गए? नहीं, वो सिर्फ आपके मेरे बीच का ट्रांजैक्शन हुआ। तो जो आपके मेरे बीच का ट्रांजैक्शन हुआ ये सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। जो आपके और कंपनी के बीच का ट्रांजैक्शन हुआ ये प्राइमरी मार्केट होता है। तो इंस्ट्रूमेंट्स जो यहाँ पे शेयर्स या फिर डिवेंचर्स इशू होते हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू होती है, वो आईपीओ, एफपीओ, प्राइवेट प्लेसमेंट, इन तरह से होती है। ठीक है, इससे क्या होगा, जब ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिलेगा तो उसका फाइनेंशियल एक्सपेंशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस ग्रोथ में काम करेगा। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, जो ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज हैं, जैसे आपने शेयर्स खरीद लिया, अब वो शेयर्स ऑलरेडी इशू हो चुके हैं जब आप उसे मुझे बेच रहे हो, तो ऑलरेडी इशू सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड अमंग इन्वेस्टर्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस लाइक एनएसई एंड बीएसई। It does not provide fresh capital to companies but ensures liquidity and price discovery. मार्केट में एक डिमांड सप्लाई कंपनी के शेयर्स की रहती है। स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी मार्केट अगर होता है तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस होता है और वो प्राइमरी मार्केट में सक्सेस को हेल्प करता है। अगर सेकेंडरी मार्केट किसी भी कंपनी का अच्छा चल रहा है, ओवरऑल सेकेंडरी मार्केट अच्छा चल रहा है, तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि हम आईपीओ भी खरीद सकते हैं, हम लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। What is financial intermediation? Why is it important? फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन क्या है? इसे हम लोग हिंदी में वित्तीय मध्यस्थता भी कहते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन के अंदर क्या होता है, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, जैसे बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ये सेवर्स और बोरोवर्स के बीच का लिंक होती हैं। जो हमने फाइनेंशियल सिस्टम में पढ़ा था ना, फाइनेंशियल सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि सेवर्स का पैसा बोरोवर्स तक जाता है। तो जो चैनल है ना, जिस चैनल से जाता है, तो जो ये प्रोसेस को सर्व कर रहे हैं, वो हमारा फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन कहलाता है। अब इसमें इंस्टीट्यूशंस है, जैसे बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। आपने अपना पैसा वहां सेव करा, उनके पास पैसा गया, एंड देन किसी को बोरो करना होगा तो वहां से बोरोइंग में चला जाएगा। इट हेल्प्स इन एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फंड्स, रिड्यूसेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड सपोर्ट रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि आप जब मार्केट में इन्वेस्ट करते हो ना, अलग अलग तरह से आप सेविंग्स करते हो, तो कहते हैं कि आपका कंसंट्रेशन एक तरह के प्रोडक्ट्स में नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ बैंक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आप म्यूचुअल फंड्स में नहीं कर सकते। आपको हर तरफ थोड़ा थोड़ा करना होता है ताकि रिस्क बैलेंस रहे। इंश्योरेंस कंपनीज ऑल्सो प्रमोट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपका फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन है। अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज सिस्टमिक रिस्क इन फाइनेंशियल मार्केट? सिस्टमिक रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्यों? क्योंकि अगर एक कोई सेगमेंट मार्केट का फेल हुआ तो उसका एक डोमिनो इफेक्ट आ सकता है और उससे बहुत बड़ा मार्केट कोलैप्स हो सकता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था इसका एग्जांपल? 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, है ना, जहां पे कुछ मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कोलैप्स हुआ और उससे ग्लोबल इकोनॉमिक disruption हुआ, है ना। It refers to the possibility that a failure of one financial institution or market segment may trigger instability across the entire financial system. ऐसे समझिए, मान लेते हैं कि कोई एक बहुत बड़ा बैंक है, उस बैंक ने बहुत सारे हाउसिंग लोन दिए हुए हैं और कोई दो तीन बड़ी बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं जिनको उसने लोन दिया है। उन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज से दो तीन बिल्डर्स ने लोन उठा रखा है। जैसे होता है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई और एक बहुत फेमस बिल्डर था नोएडा में, उनके टॉवर्स को गिरा दिया गया। और नोएडा में तो अभी काफी सारा था कि कुछ बैंकरप्ट भी हो गए। अब जिन बिल्डर्स ने लोन लिया वो बैंकरप्ट हो गया, तो उन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का वो लोन नहीं गया। जब उन कंपनीज को लोन वापस नहीं मिला तो फिर वो बैंक का पैसा नहीं दे पाएंगे। जब बैंक को पैसा नहीं दे पाएंगे तो उस बैंक से जिसे अपने बिजनेस के लिए लोन लेना होगा उसे लोन नहीं मिल पाएगा। तो ओवरऑल पूरी चेन उसमें अफेक्ट होने लग जाती है। तो वो सिस्टमिक रिस्क कहलाता है कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर फेल हुआ या मार्केट का एक सेगमेंट फेल हुआ तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम उससे बिगड़ सकता है। अब जो हमारे रेगुलेटर्स हैं, स्पेशली आरबीआई और एलडाई, ये मॉनिटर करते हैं सिस्टमिक रिस्क को थ्रू कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स, स्ट्रेस टेस्टिंग और रेगुलेटरी सुपरविजन। सिस्टमिक रिस्क को मॉनिटर करने के लिए कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स, स्ट्रेस टेस्टिंग और रेगुलेटरी सुपरविजन, इनकी हेल्प से हमारे रेगुलेटर्स इंश्योर करते हैं कि सिस्टमिक रिस्क की कंडीशन
मार्केट में ना बने। अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? आपसे पूछ सकता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, वित्तीय स्थिरता क्या है, क्यों जरूरी है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है कि जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मार्केट्स है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये शॉक्स को एब्जॉर्ब कर पाए, ये शॉक्स को एब्जॉर्ब कर पाए और कंटिन्यू फंक्शनिंग इफेक्टिवली, है ना, इफेक्टिवली फंक्शन भी कर पाए। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर हमारा फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबल है, फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रांग है, तो इन्वेस्टर्स का और कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस रहेगा, स्मूथ क्रेडिट फ्लो चलेगा, फाइनेंशियल क्राइसिस आने से बचेगा और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी। इंश्योरेंस कंपनीज क्योंकि रिस्क प्रोटेक्शन करती है, लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करती हैं, इसलिए दे कंट्रीब्यूट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ इंश्योरेंस इन फाइनेंशियल मार्केट? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बैंक का क्या रोल है कि आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हो, बैंक से पैसा ले रहे हो। सेबी का क्या रोल है कि आप कैपिटल मार्केट में पैसा जमा कर रहे हो, वहां से पैसा इन्वेस्ट करके रिटर्न उठा रहे हो। इंश्योरेंस का क्या रोल हो जाता है? तो इंश्योरेंस सबसे पहली चीज तो रिस्क प्रोटेक्शन देता है, लॉन्ग टर्म सेविंग्स देता है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस के कुछ प्लान है लॉन्ग टर्म सेविंग्स के, contributes to capital formation. Insurance companies collect premium, invest them in government securities, infra projects and corporate bonds. ये हमने LIC वाले वीडियो में भी इस तरह का आंसर एक समझा था कि LIC फाइनेंशियल मार्केट में क्या रोल प्ले करती है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करती है। तो यही काम LIC भी करती है, प्रीमियम कलेक्ट करके उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगी, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में करेगी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में करेगी। और जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा सीधे जाता है सरकार के पास। सरकार उस पैसे को स्कीम्स में लगाती है, उस पैसे से रोड्स बनवाती है, उस पैसे से बाकी इंफ्रा के काम करवाती है। तो जो भी पैसा यहाँ पर जा रहा है, वो जब सरकार के पास जाने लगता है तो फिर वो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ जाता है। फर्दर, दे ऑल्सो इंप्रूव फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू हाउस होल्ड्स, जैसे हमारी जीवन ज्योति बीमा योजना हो गई, सुरक्षा बीमा योजना हो गई। ड्यू टू लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, इंश्योरर्स लाइक LIC आर मेजर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन कैपिटल मार्केट एंड इंफ्रा फाइनेंसिंग। ठीक है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है इनकी। तो ऐसा नहीं होता कि आज पैसा दिया और किसी को कल ही चाहिए। हर दिन लोग ऐसे नहीं मर रहे कि आज बीमा कराया और एक महीने बाद या एक साल बाद मर गए। सॉरी अगर कोई ऑफेंड हो रहा लैंग्वेज से। तो इसलिए ये मेजर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, क्योंकि इनकी जो लायबिलिटीज है, जो बीमा धारकों को पैसा देना है, इंश्योर्ड को पैसा देना है, वो रेगुलर उसमें नहीं देना, वो लंबे टाइम के बाद देना होता है। ठीक है, तो इसलिए ये कैपिटल मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं और कंट्री के डेवलपमेंट में एड करते हैं। अगला सवाल, व्हाट आर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, नेम डिफरेंट टाइप्स? बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में क्या होता है, आरबीआई ग्रेड बी के वीडियो में मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया है, जब वो वीडियो लाइव आएगा आप लोग देख सकते हैं। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की अगर हम लोग बात करें तो इनमें ना कुछ अंडरलाइंग एसेट्स होते हैं, जैसे स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, कोई कमोडिटीज हो गई, जिसके बेसिस पे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी वैल्यू डिराइव की जाती है। हम सिर्फ इतना ही बोलेंगे, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें अंडरलाइंग एसेट्स की वैल्यू डिराइव की जाती है। अंडरलाइंग एसेट जैसे कि स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, कमोडिटीज हो गए या इंटरेस्ट रेट्स हो गए। चार मेजर तरह के होते हैं, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शन और स्वैप्स। इनका काम क्या होता है? रिस्क हेज करने के लिए होते हैं। दे आर प्राइमरली यूज्ड फॉर हेजिंग रिस्क, स्पेकुलेशन एंड प्राइस डिस्कवरी। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी अपने इंटरेस्ट रेट को और करेंसी रेट रिस्क को मैनेज करने के लिए डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करते हैं। वित्तीय डेरिवेटिव वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनकी मूल्य, मतलब जिनकी वैल्यू किस चीज पर डिराइव करते हैं? किसी अंडरलाइंग एसेट पर, जैसे कि स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए। अब ये फिजिकल एसेट्स भी हो सकते हैं, कमोडिटीज भी हो सकती है, कोई इवेंट भी हो सकता है। आगे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन इक्विटी मार्केट एंड डेट मार्केट, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सवाल है। LIC में डेफिनेटली चांस है कि किसी ना किसी बच्चे से पूछा जाएगा। इक्विटी मार्केट क्या होता है और डेट मार्केट क्या होता है? इक्विटी मार्केट, जब कोई कंपनी इक्विटी, इक्विटी से मतलब है आपकी हिस्सेदारी, है ना, जब कोई कंपनी अपनी कंपनी में आपको हिस्सेदारी दे रही है आपसे पैसे के बदले, वो इक्विटी मार्केट में होता है। जैसे कि शेयर्स होते हैं हमारे। इक्विटी मार्केट इन्वॉल्व ट्रेडिंग ऑफ ओनरशिप सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स। इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो ओनर बन जाते हैं, पार्ट ऑफ ओनरशिप मिलती है इन्वेस्टर्स को, जो इक्विटी मार्केट में पैसे देके शेयर्स लेते हैं। और रिटर्न क्या होता है? वो कंपनी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। रिस्क और रिटर्न दोनों ही इसमें काफी ज्यादा होते हैं। कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। कई बार होता है कि इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाता है, वो तब जब कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई।
डेट मार्केट में क्या होता है? ट्रेडिंग ऑफ बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट लाइक बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। डेट मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि बॉन्ड्स हुए, डिबेंचर्स हुए, तो बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। जैसे आपकी एफडी होती है बैंक में, इसी तरह से आप इसको डिस्टेंस वे में समझ सकते हैं कि आपने पैसा दिया, बदले में आपको कुछ इंटरेस्ट रेट उसका मिलेगा। यहाँ पे इन्वेस्टर एक्ट करते हैं एज लेंडर्स। एफडी में तो बैंक लेंडर होता है, आप सिर्फ डिपॉजिटर होते हो, आपका पैसा बैंक किसी कंपनी को दे रहा है या किसी और को दे रहा है। डेट मार्केट में आपका पैसा डायरेक्टली या तो सरकार के पास जा रहा है या कंपनी के पास जा रहा है। तो जो इन्वेस्टर हैं वो लेंडर का काम करते हैं और फिक्स्ड या फिर प्रिडिक्टेबल रिटर्न्स उन्हें मिलते हैं और कंपैरेटिवली इसमें रिस्क कम होता है। Insurance companies typically prefer debt instruments because they match long-term and stable liability obligations. इंश्योरेंस कंपनीज डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्यों प्रेफर करती हैं? क्योंकि उसमें लॉन्ग टर्म होते हैं वो और स्टेबल लाइबिलिटी ऑब्लिगेशंस होती हैं। ठीक है, सो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 20 तक फाइनेंशियल मार्केट्स के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, यहाँ पे इस वीडियो की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी और भी जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो रही है वो सब इस टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों के लिए अवेलेबल है।